हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है मराठा राज का तीसरा पार्ट। और कल मैंने आप लोगों को बताया था कि साहू जी और शिवाजी द्वितीय, साहू जी और शिवाजी द्वितीय के बीच जो है संघर्ष होता है और वह युद्ध हुआ था खेड़ा का युद्ध 1707 में। और जिसमें जो है साहू जी संभाजी के पुत्र थे और औरंगजेब जो है संभाजी की हत्या करके वो अपने पास ले गया था और साहू जी का वहीं लालन पालन हुआ था। और बहादुर शाह प्रथम उसने जो है साहू जी की रिहाई की थी 1707 में। और साहू जी रिहा होकर आते हैं तो यहाँ पर जो है मराठा स्टेट में उस समय शिवाजी द्वितीय जो राजा राम का अल्पवयस्क पुत्र था और जिसकी माँ ताराबाई थी के संरक्षण में मराठा शासन चल रहा था। और 1707 में खेड़ा का युद्ध हुआ जिसमें मुगलों ने साहू जी का साथ दिया और पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने, जिसके कारण जो है साहू जी की विजय होती है। और साहू ने जो है मराठा साम्राज्य को वृद्धि के लिए, उसके विकास के लिए बहुत सा जितना उससे प्रयत्न हो सकता था उसने किया और मराठा साम्राज्य उत्तरोत्तर वृद्धि करता चला गया, उत्तरोत्तर वृद्धि करता चला गया। और उसके समय जो पेशवा थे वो पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ। और उनके कारण जो है चूँकि साहू जी का सारा काम जो है बालाजी विश्वनाथ देखता था, वह पेशवा था और उत्तरोत्तर विकास होता है। फिर जो है बालाजी विश्वनाथ, हाँ एक बात और ध्यान दे लें आप लोग, यहाँ से साहू जी के कार्यकाल से एक नए युग की शुरुआत हुई, एक नए युग की शुरुआत हुई। और वह शुरुआत थी जो है वह शुरुआत मानी जाती है पेशवा युग। यहाँ से पेशवा युग शुरुआत होती है। और साहू जी को जो है वह जो समाज में दबे कुचले लोग थे उनको उठाने का प्रयास साहू जी ने किया था। और यही बाद में छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से भी इतिहास में प्रसिद्ध होते हैं। और यहाँ से मैंने बताया कि मराठा पेशवाओं का युग यहाँ से प्रारंभ हुआ। और बालाजी विश्वनाथ का पुत्र था, उसका नाम था बाजीराव प्रथम, इसका नाम था बाजीराव प्रथम। और बाजीराव प्रथम के कार्यकाल में मराठा राज्य ने अपने को बहुत विस्तारित किया था, मराठा राज्य ने अपने को बहुत विस्तारित किया था। और बाजीराव प्रथम ऐसा शासक था, ऐसा पेशवा था जो कभी भी किसी प्रकार का युद्ध नहीं हारा था। अपने जीवन में उसने 40 लड़ाइयाँ लड़ी थी और सभी युद्धों में वह जीता था, लगभग अकबर के समान था वह। और उसने छापा मार प्रणाली की नई टेक्निक का इजाद किया था। छापा मार प्रणाली की उसमें कुछ जो शिवाजी थे उससे और बढ़िया टेक्निक जो है वो बाजीराव प्रथम ने छापा मार युद्ध प्रणाली में तकनीक अपनाई थी। और पाल खेड़ के युद्ध में जो है उसने हैदराबाद के निजाम को धूल चटा दी थी, अर्थात उसको पराजित कर दिया था।
और पराजित करके उससे चौथ नामक टैक्स वसूल करने लगा था। और उसके बाद उसने जो है दिल्ली पर भी अटैक किया था। बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर भी अटैक किया था और उस समय मोहम्मद शाह रंगीला का शासन दिल्ली में चल रहा था। फिर उसने जो है मालवा तथा कर्नाटक पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। मालवा तथा कर्नाटक पर भी उसने अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। और बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल, वहाँ पर छत्रसाल जब बुंदेलखंड के राजा थे, वहाँ पर जय सिंह ने, जो आमेर के राजा थे, जय सिंह ने अटैक कर दिया था। और यहाँ से जब छत्रसाल ने जो है मराठों से मदद मांगी थी, तो बाजीराव प्रथम आकर के छत्रसाल के राज्य को जो है वह जय सिंह के आक्रमण से बचा लेते हैं। और यहीं पर जो है वो छत्रसाल की पुत्री थी, उसका नाम था मस्तानी। और यहीं पर एक जो पिक्चर आई थी, आप लोगों ने देखा होगा, बाजीराव मस्तानी, जिसमें जो है प्रेम संबंधों के बारे में चर्चा की गई है। और यह जो मस्तानी थी, यह राजा छत्रसाल की पुत्री थी, यह भी आप लोग ध्यान देंगे। और बाजीराव प्रथम ने जंजीरा का जो किला है वह महाराष्ट्र में समुद्र के किनारे है, और यह सिद्धियों का किला था। उस पर भी जो है बाजीराव प्रथम ने अटैक किया था, और सिद्धिकों के भी जो सिद्धिकी थे उनको भी जो है धूल चटाया था, पराजित किया था, और उनसे भी जो है वो टैक्स वसूला था। फिर आते हैं बाजीराव प्रथम जैसा योग्य व्यक्ति था, उससे भी अच्छा जो है उसका पुत्र निकला था, और इसका नाम था बालाजी बाजीराव। थोड़ा सा इसमें आगे केवल आप जोड़ लेंगे बालाजी, तो आपको कंठस्थ रहेगा बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव को नाना साहब भी कहते हैं। देखिए, 3 मराठे हुए जिनको नाना साहब कहा गया। एक तो हुए बालाजी बाजीराव, इनको भी नाना साहब कहा गया। फिर दूसरे हुए नाना फड़नवीस, जो फड़नवीस जो थे, जो एक सलाहकार के रूप में था, सेनापति के रूप में था, उसको भी जो है नाना की उपाधि दी गई। फिर जो है बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र, जिसे धुंधु पंत भी कहा जाता है, उसको भी जो है नाना साहब कहा गया। उस व्यक्ति को भी, उनको भी नाना साहब कहा गया। अर्थात यह नाना साहब की एक उपाधि थी, लेकिन नाम जो है ओरिजिनल दूसरा था। इसको भी आप लोग ध्यान देंगे, क्योंकि जिससे आपको कंपटीशन में, परीक्षा रूम में किसी प्रकार का भ्रम न उत्पन्न हो। बालाजी बाजीराव का कार्यकाल जो है 1740 से 1761, 1740 से 1761। एक कंपटीशन में सवाल पूछा गया है कि किस पेशवा के कार्यकाल में मराठा साम्राज्य सबसे बड़ा था, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा साम्राज्य किस पेशवा का था? तो वह था बालाजी बाजीराव का। बालाजी बाजीराव के कार्यकाल में मराठा साम्राज्य सबसे बड़ा था। यह भी आप लोग नोट कर लेंगे। फिर उसके बाद उसने बुंदेलखंड पर भी अटैक किया था। और चूंकि आप लोग जानते हैं कि चौथ वसूलने के लिए
मराठों ने, पेशवाओं ने भारत के बहुत सारे राज्यों को जो है पराजित किया था और फिर उससे जो है चौथ नामक टैक्स लेते थे। तो बुंदेलखंड पर अटैक किया था बालाजी बाजीराव ने, फिर मालवा पर अटैक किया था, मालवा को पराजित किया था, फिर गुजरात को पराजित किया था और गुजरात के बाद नागपुर को भी जो है पराजित करके टैक्स वसूला था। और बंगाल पर जो है अटैक किया था। उस समय अलीवर्दी खां जो है वो बंगाल का नवाब था, उसके काल में जो है बालाजी बाजीराव ने अटैक किया था और वहाँ से भी जो है वो टैक्स वसूला था। फिर ये कहा जाता है कि अटक से कटक तक जो है, अटक अर्थात दिल्ली के पास भी जो है बालाजी बाजीराव ने दिल्ली साम्राज्य पर भी जो है अटैक किया था। और मुगलों का जो क्षेत्र था, जो भारत पर मुगल साम्राज्य जो बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ था, उन सभी क्षेत्रों पर बालाजी बाजीराव ने उन सभी क्षेत्रों पर कब्जा किया। और यह जो है उत्तर भारत की ओर भी जब बंगाल आया, बंगाल से जो है उड़ीसा प्रांत को ले लिया था। उड़ीसा राज्य को जो है मराठों ने बालाजी बाजीराव के कार्यकाल में उड़ीसा राज्य को मराठों ने मिला लिया। फिर उसके बाद मिलाया नहीं और वहाँ से चौथ वसूलने लगे। फिर ये उत्तर भारत की ओर बढ़ते हैं और वहाँ पर जो है पंजाब की ओर, जहाँ पंजाब में शासन था वो अहमद शाह अब्दाली का शासन था। और अहमद शाह अब्दाली को दुर्रे दुर्रानी कहा जाता है, अर्थात युग का मोती। वह जो है अहमद शाह अब्दाली एक अफ़गानी शासक था और बड़ा ही मजबूत किस्म का था, बड़ा दृढ़निश्चयी था और आक्रांता था। और वहाँ पर जो है जो अहमद शाह अब्दाली था उसका सूबेदार था, उसका गवर्नर था तैमूर शाह। तैमूर शाह जो है पंजाब का गवर्नर था और उसको जो है बालाजी बाजीराव ने खदेड़ दिया था और वह भाग खड़ा हुआ था। इसी से अहमद शाह अब्दाली जो है बहुत क्रोधित हुआ था और 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। यह तो हुआ। और मैंने बताया था कि 1751 में जो है वो बंगाल पर जब अटैक किया था बालाजी बाजीराव ने, तब उड़ीसा से को राज्य को ले लिया और मिलाया नहीं, केवल चौथ टैक्स जो है वसूलते थे और उसी चौथ टैक्स से जो है वो मराठों के राज्य का खर्च निकलता था। फिर उसके बाद एक संधि हुई थी, संगोला की संधि। यह संधि हुई थी संगोला की संधि, इसको आप ध्यान रखेंगे। यह संधि हुई थी 14 जनवरी 1750 को। यह हुई थी 14 जनवरी 1750 को। एक बात और ध्यान रखेंगे आप लोग, यह जो संगोला की संधि हुई थी, राजा राम द्वितीय जो छत्रपति थे
और पेशवा बालाजी बाजीराव के बीच में यह संधि हुई थी। इस संधि के माध्यम से जो छत्रपति की वास्तविक शक्ति थी वह शक्ति पेशवा में निहित हो गई। यह शक्ति पेशवा में निहित हो गई, अर्थात छत्रपति नाम कायम रह गया और वास्तविक शक्तियां जो है वो आ गई पेशवा के लिए। और यह कंपटीशन में पूछा गया है संगोला की संधि 1750 में किसके किसके बीच हुई। अभी मैंने बताया राजा राम द्वितीय के बीच हुई थी, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर आपका आता है इसी के समय जो है मराठा संघ बनता है, मराठा संघ। और बाद में जो है ये जो बाजीराव द्वितीय होता है उसके कार्यकाल में जो है वह ये मराठे जो संघ था वो अलग अलग हो जाते हैं, वो अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ पर केवल संघ बना है और संघ आप लोग एक बार देख लें, वो था 5 संघ इसमें थे। तो ग्वालियर, इंदौर, पूना, बड़ौदा और नागपुर। फिर से एक बार देखें, ग्वालियर के सिंधिया परिवार जो अब भी सिंधिया परिवार हैं, उसी में जो है ये आप ग्वालियर का सिंधिया परिवार अब भी है। इंदौर के होलकर थे, इंदौर के होलकर, पूना के पेशवा, बड़ौदा के गायकवाड़ और नागपुर के भोसले। यह कंपटीशन में पूछा गया है, एक तरफ दे देगा रियासत, दूसरी तरफ वंश, और इसको आप मैच करिए। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे जिससे आपका कंफर्म रहे, कभी भूलें न। अब मैंने बताया कि जो युद्ध हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। और आप यहाँ देख रहे हैं 1740 से 1761 बालाजी बाजीराव का कार्यकाल। तो मैंने बताया था कि जब ये पंजाब पर जो है मराठे अटैक करते हैं और वहाँ पर तैमूर शाह को भगा देते हैं, तब जो है अब्दाली क्रोधित होता है और वह जो है मराठों को पराजित करने का निश्चय करता है। और सबसे पहले 1748 में जो है अहमद शाह अब्दाली ने अटैक किया था पंजाब पर, और उस समय दिल्ली में जो शासन था वह था मोहम्मद शाह रंगीला का। मोहम्मद शाह रंगीला उस समय शासन कर रहा था। और 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। उस समय बालाजी बाजीराव पेशवा था, लेकिन वह युद्ध में लड़ने नहीं आया था। युद्ध का नेतृत्व करता था उसका ज्येष्ठ पुत्र, और उसका नाम था विश्वास राव। उसका नाम था विश्वास राव। यह उसका ज्येष्ठ पुत्र था। बालाजी बाजीराव का नेतृत्व यह कर रहा था, लेकिन वास्तविक नेतृत्वकर्ता जो था उस युद्ध का वह था सदाशिवराव भाऊ। वह था सदाशिवराव भाऊ, और उसमें महादधी सिंधिया भी थे। और युद्ध का जो वर्णन किया गया था, उस युद्ध को सामने देख करके लिखा था, वह उस व्यक्ति का नाम था काशीराज पंडित। उस व्यक्ति का नाम था काशीराज पंडित, जिसने युद्ध की आंखों देखा वर्णन किया था पानीपत के तृतीय युद्ध का। हाँ, एक बात और ध्यान दे लेंगे, बाजीराव प्रथम ने
मुगल साम्राज्य के बारे में कहा था कि यह एक पेड़ है और यह सूख गया है, इस पर प्रहार करना है, कुल्हाड़ी से इसके तने पर प्रहार करना है तो शाखाएं अपने आप टूट करके गिर जाएंगी, और उसने ऐसा किया भी था। अब देखें आप लोग, जिस समय युद्ध जो है माइंड से लड़ा जाता है, जितनी आपके पास सेना हो उससे ज़्यादा माइंड की आवश्यकता होती है, और अब्दाली ने जो है माइंड लगाया, क्योंकि वो पंजाब जो राज्य था, जो हरियाणा जहाँ पर यह युद्ध हुआ था पानीपत का, यह मैदानी इलाका था। मराठे जो थे वो पर्वतीय क्षेत्रों के थे, पहाड़ों के निवासी थे, वो पहाड़ों पर जो है बहुत अच्छा युद्ध लड़ते थे। मैदानी क्षेत्रों में लड़ने में उनको कठिनाई हुई, क्योंकि अब्दाली जो है जाड़े में युद्ध लड़ा। 14 जनवरी को मकर संक्रांति, और उस समय बहुत सारी ठंड पड़ती है। जब यह युद्ध शुरू हुआ था तो मराठों ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला से भी सहायता मांगी थी, और शुजाउद्दौला के समय, उस समय उसके पास सबसे बड़ी सेना थी, वह सेना 50,000 की सेना थी। और रुहेलखंड के शासक से भी मराठों ने सहायता मांगी थी, और भरतपुर का जो जाट राजा था सूरजमल, उससे भी इन्होंने सहायता मांगी थी। बंगाल के शासक से इन्होंने सहायता मांगी थी। अब थोड़ा सा इसको आप देख लेते हैं। पहली बात तो जबरदस्त ठंड थी, इसलिए मराठा सैनिक जो है वह युद्ध में हारे थे। इसका एक कारण यह भी है, और उसके बाद जो है, जो अवध का नवाब शुजाउद्दौला था वह शिया मुस्लिम था, और अब्दाली जो था वह सुन्नी मुस्लिम था। तो मराठों को लगा कि शुजाउद्दौला युद्ध में हमारा साथ देंगे, लेकिन हुआ ठीक विपरीत। शुजाउद्दौला जो है वह साथ दिया अहमद शाह अब्दाली का, रुहेलखंड के शासक साथ दिए अहमद शाह अब्दाली का, और हरियाणा के जो भी आसपास क्षेत्र थे वो सब जो है मराठों के चौथ टैक्स से वह नाखुश थे, और वो चाह रहे थे कि मराठे जो हैं इस युद्ध में हार जाएं, और मराठे युद्ध में हारे थे। जबकि 50,000 की सेना मराठों की थी, बड़े बड़े घुड़सवार, और मराठे सैनिक जो है अपने आप में ताकतवर थे। लेकिन सूरजमल ने मराठों को सलाह दी थी कि आप जो है कहाँ जा रहे हैं, इस युद्ध में क्यों फंस रहे हैं, यह आप पहाड़ के लड़ाकू हैं, यहाँ पर दिक्कत होगी। लेकिन मराठों की जो है टेढ़ापन, एक तरीके से घमंड उनको ले डूबता है, और एक दिन में 40,000 सैनिक मारे गए थे, और लगभग हर घर से मराठे इस युद्ध में काम आए थे। बहुत सारे मराठे वो आए थे तीर्थ यात्रा करने, उसी सेना के साथ आए थे, और सब जो है उस युद्ध में भाग लिए, और अब्दाली की सेना ने जो है वह बुरी तरह पराजित किया, और 40,000 सैनिक जो है मराठे एक दिन में मारे गए थे। और इसी युद्ध के कारण जब यह बात बालाजी बाजीराव को पता चली कि मराठों की हार हो गई है, तो उस दुख के कारण बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है। बालाजी
बाजीराव की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद जो है वह उसका पुत्र बालाजी बाजीराव का, उसका नाम था माधवराव। और माधवराव जो है वह अल्पवयस्क पुत्र था, अर्थात 17 वर्ष की उम्र में जो है वह पेशवा बनता है। और जब वह पेशवा बनता है तो उसी तरीके उसने काम शुरू किया और मुगलों की ताकत को या भारत में अन्य भी जो रियासतें थी उनको जो है वह पराजित करने लगा। और जब वह पराजित करने लगा तो जो 1761 का पानीपत का युद्ध हुआ था उससे जो है मराठे उस दुख की घड़ी से निकल गए और फिर जो है मराठों में एक नई ऊर्जा, एक नया जोश, एक नया जुनून उनके अंदर भर गया और वो जो है वो पूरे भारत पर फिर सवार होना शुरू कर देते हैं। माधवराव ने हैदराबाद के निजाम को जो है पराजित किया, उससे चौथ टैक्स वसूला। फिर माधवराव ने जो है मैसूर राज्य पर अटैक किया और हैदर अली को पराजित किया। हैदर अली को पराजित करके चौथ नामक टैक्स वसूला। और फिर जो है जो शाह आलम था, जो बक्सर के युद्ध में पराजित हो गया था और EIC की सेना ने जो है वह रॉबर्ट क्लाइव ने शाह आलम को पेंशन के रूप में जो पेंशन दे करके और दिल्ली की गद्दी से हटा दिया था। फिर जो है माधवराव ने शाह आलम को दिल्ली में 1772 में पुनः जो है दिल्ली की गद्दी पर उसे बैठाया था। लेकिन क्षय रोग की बीमारी के कारण माधवराव की 28 वर्ष में ही, अल्प आयु में ही मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण मराठों को बहुत बड़ा धक्का लगा। इतना धक्का जितना 1761 के पानीपत के तृतीय युद्ध में नहीं लगा था, उससे तगड़ा झटका जो है उनको माधवराव की मृत्यु के कारण उनको लगता है। और माधवराव ने नाना फडणवीस और महादधी सिंधिया के सहयोग से जो है बहुत अच्छा कार्य किया था। फिर जो है उसी का पुत्र, माधवराव का पुत्र जो है वह फिर जो है गद्दी पर बैठता है, पेशवा बनता है और उसका नाम था नारायण राव। नारायण राव 1773 में गद्दी पर बैठता है। और जब वह गद्दी पर बैठता है तो उसी का चाचा जो था रघुनाथ राव, उसी का चाचा था रघुनाथ राव। और रघुनाथ राव के मन में भी लालच थी कि मैं जो है, जब माधवराव की मृत्यु हो जाती है तब रघुनाथ राव, जिसे इतिहास में राघोबा के नाम से भी जाना जाता है, वह जो है लालच उसके मन में आई और वह गद्दी पर बैठना चाहा। लेकिन मराठा सरदारों ने उसकी ना कर दिया और माधवराव के पुत्र नारायण राव को गद्दी पर बैठा दिया। और रघुनाथ राव जो जिसके मन में कपट था, उसने 1773 में नारायण राव की हत्या करवा दी। नारायण राव की हत्या करवा दी। और फिर जो है नारायण राव का पुत्र जो था उसका नाम था, जो कि उस समय अपनी माँ के पेट में था, और जब वो बच्चा पैदा हुआ
तो उसका नाम पड़ा सवाई माधवराव नारायण राव। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, तो उसका नाम था सवाई माधवराव नारायण राव। यह चूंकि अल्पवयस्क बच्चा था और इसके कारण जो है, जब अल्पवयस्क था तब इसके संरक्षक बने थे नाना फडणवीस। इसके संरक्षक बने थे नाना फडणवीस। और अब चूंकि अल्पवयस्क बालक सवाई माधवराव नारायण राव पेशवा बना था, तो इससे जो है रघुनाथ राव रुष्ट हुआ और वह जो है EIC से मिल गया। EIC से अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी से जा मिला। इतिहास में रघुनाथ राव को नाकारा और निकम्मा जो है कहा गया है। इसकी सबसे बड़ी गलती थी जो EIC से मिला और इसके कारण वह एक विदेशी कंपनी को मराठों की आंतरिक मामलों में दखल देने के लिए बुला लेता है। इसकी सबसे बड़ी गद्दारी कही जाएगी मराठों के साथ। और जब यह EIC के पास गया तब जो है इसी के कारण जो है मराठों को अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़ना पड़ा। मराठों को अंग्रेजों से युद्ध लड़ना पड़ा और वह प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 1782 तक। 1775 से 1782 तक। और जब यह युद्ध चलता रहा तब जो है निष्कर्ष के लिए मराठों ने अंग्रेजों और मराठों के साथ एक संधि हुई थी। उस संधि का नाम था सालबाई की संधि। उस संधि का नाम था सालबाई की संधि। एक बात और ध्यान दे लेंगे आप लोग, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जब हुआ था तो उस समय किसका शासन था या उस समय पेशवा कौन था? तो उस समय पेशवा जो थे सवाई माधवराव नारायण राव। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और जब जो है यह युद्ध होता है और सालबाई की संधि होती है तो माधवराव नारायण राव एक नाम मात्र का पेशवा था। सारा काम जो है वो नाना फडणवीस अर्थात वास्तविक सत्ता फडणवीस के हाथ में थी। इसी से क्षुब्ध होकर के सवाई माधवराव नारायण राव ने 1785 में जो है फांसी लगा लिया, अर्थात उसने आत्महत्या कर ली। यह मराठों के लिए बहुत ही दयनीय स्थिति थी। और यहाँ से जो है एक और नाम जुड़ता है, एक और पेशवा बनता है। वह निकम्मा जो था रघुनाथ राव, जो एक विभीषण का काम किया और उसी का पुत्र जो एकदम से अयोग्य था, निकम्मा था, निर्लज्ज था, वह था बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय जो है पेशवा बनता है और उसका कार्यकाल था 1796 से 1818। यह अयोग्य पेशवा था और इसी के कारण जो है मराठा सरदार आपस में लड़ने लगते हैं।
मराठा सरदार आपस में लड़ने लगते हैं और लड़ने लगते हैं, फिर जो है वो स्वतंत्र राज्य भी अपने को घोषित करते हैं। अब जब मराठा राज्य आपस में लड़ने लगे तो इससे यह डर गया और अंग्रेजों से जा मिला, EIC से जा मिला। और अंग्रेजों से जब मिल जाता है तब जो है इसने एक संधि की थी, उस संधि का नाम है बेसिन की संधि। कंपटीशन में यह पूछा गया है बेसिन की संधि किस किस के बीच हुई? बाजीराव द्वितीय और EIC के बीच बेसिन की संधि एक सहायक संधि के रूप में हुई थी। इसके कारण जो है, अर्थात वेलेजली की जो सहायक संधि थी, और इस संधि के साथ जो है अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार कर लिया बाजीराव द्वितीय ने, और यह संरक्षण विष के समान हुआ। यह संरक्षण जो है विष के समान हुआ और उससे जो है मराठा राज्य गर्त में चला गया, क्योंकि इस संधि के अनुसार जो है मराठा राज्य को, बाजीराव द्वितीय को EIC की 60,000 सेना अपने पास रखनी पड़ी। बताइए, जब चूंकि मराठे जो है जो असल में ताकतवर थे, उनके मुकाबले कोई नहीं था, और यहाँ पर जो है वह सहायता EIC का लेता है और 60,000 सैनिक उसकी सिक्योरिटी में लगाए जाते हैं, उसकी सिक्योरिटी में लगाए जाते हैं। और उसी में जो है EIC ने और अपनी सेना रख ली, अर्थात EIC की सेना का खर्च भी बाजीराव द्वितीय उठाने लगा। इससे मराठों में हीनता की भावना आई, उनकी सैनिक शक्ति जो है वह कमजोर पड़ गई, उनकी सैनिक शक्ति कमजोर पड़ गई। और एक जो क्षेत्र था मराठों का, एक विशेष क्षेत्र था जहां पर उनको 26 लाख रुपए वार्षिक आय प्राप्त होता था, उस क्षेत्र को बाजीराव द्वितीय ने EIC को दे दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। और फिर जो है इसी के कार्यकाल में, चूंकि जो मराठे स्वतंत्र रूप में 5 राज्य उभरे थे, जो मैंने आप लोगों को यहाँ बताया था, ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, पूना के पेशवा, बड़ौदा के गायकवाड़ और नागपुर के भोसले, यह जो है इस सालबाई की संधि से रुष्ट हो जाते हैं और सेकेंड आंग्ल मराठा वार शुरू हो जाता है। सेकेंड आंग्ल मराठा वार शुरू हो जाता है। और ये जो 5 उभरते हुए रियासतें थी मराठे, यह इनकी बेवकूफ़ी थी कि ये आपस में एक होकर के EIC को, अंग्रेज़ों को टक्कर नहीं दिए, एक एक करके लड़ने लगे। और एक एक करके लड़ना इन लोगों के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हुआ, वह जो है बहुत ही घातक सिद्ध हुआ। और इससे क्या हुआ कि एक एक मिलकर के लड़ते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी से और हार जाते हैं। जब हार जाते हैं तब जो है 1803 और 1806 के बीच जो है जो सेकेंड आंग्ल मराठा वार हुआ था, उसमें एक संधि हुई, देवगांव की संधि। आप लोग ध्यान से सुने, एक IAS में भी पूछा गया है, PCS में भी पूछा गया है। देवगांव की संधि, यह संधि हुई नागपुर के जो भोसले थे उनके साथ हुई, देवगांव की संधि।
देवगांव की संधि, नागपुर के भोसले के साथ सुरजी अर्जुन गांव की संधि। दूसरी संधि हुई सुरजी अर्जन गांव की संधि, और सुरजी अर्जन गांव की संधि हुई थी सिंधिया के साथ। जो सिंधिया कहाँ के थे? सिंधिया थे ग्वालियर के, तो उनके साथ सुरजी अर्जनपुर गांव की संधि हुई। फिर जो है एक संधि और हुई, उस संधि का नाम था राजपुर घाट की संधि। राजपुर घाट की संधि, यह संधि हुई थी EIC और होलकर के बीच। होलकर कहाँ के थे? होलकर जो थे वो इंदौर के होलकर जो थे, उनके साथ राजपुर घाट की संधि हुई। और फिर जो है तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। यह युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ और इस युद्ध से जो है मराठा साम्राज्य समाप्त हो जाता है। और यह युद्ध 1817 से 1818 के बीच हुआ था। यह युद्ध 1817 से 1818 के बीच हुआ था। और इस संधि में इस युद्ध को समाप्त करने के लिए बसई की संधि हुई थी। बसई की संधि हुई थी और इस संधि में एकदम झुक करके बाजीराव द्वितीय ने संधि कर लिया था, जिससे मराठा सरदार जो है वो इससे रुष्ट हो जाते हैं। बाद में बसई की संधि से फिर जो है मराठे एक बार फिर जो है EIC के खिलाफ लड़ते हैं और तब जो है एक संधि होती है। उस संधि का नाम था पूना की संधि। इस संधि का नाम था पूना की संधि। और पूना की संधि जो है वह बाजीराव द्वितीय को समाप्त कर देती है। अर्थात EIC ने मराठा राज्य से निकाल फेंका बाजीराव द्वितीय को, और अवध में जो कानपुर के पास बिठूर में जो है बाजीराव द्वितीय को पेंशन भोक्ता के रूप में और यहाँ पर बिठा दिया, मराठा राज्य से निकाल फेंका। अर्थात जो मराठा राज्य एक साम्राज्य था, चमकता हुआ स्टेट था, वह आज मिट्टी में मिलने के करीब आ गया और EIC उसको अपने कब्जे में ले लेती है। और इसी का पुत्र जो बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र था धुंधु पंत, जिसे नाना साहब कहा जाता है, और वह जो है वह उसकी पेंशन छिन जाती है और तब जो है वह भी 1857 के युद्ध में भाग लेता है। तो आज इतना ही। आप लोग एक बार पुनः इसका स्क्रीनशॉट ले लें। धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को देखें, लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। जहाँ कहीं भी न समझ में आ रहा हो आप लोग कमेंट करेंगे और मैं इसको बताऊंगा। एक बार पुनः धन्यवाद।